ओके, स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखना, ऐसा है कि अभी तक हम लोग ने स्टेप नंबर कहाँ तक कवर किया है? स्टेप नंबर 4 तक, विच इज अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अलोकेशन के लिए वो एसएसपी जरूरी था, वो सब देख लिया। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 5 पे, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। तो लिखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 5, थोड़ा सा एकदम कंसाइज मैनर में, फिर उसको समझते जाते। तो मेरे साथ लिखते जाना, स्टेप नंबर 5। इसमें पहले लिखेंगे रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पीओ इज डिस्चार्ज। मेरे साथ लिखते जाना, रेवेन्यू इज recognized when PO is discharged। अच्छा, ये लिखा हुआ समझ में आता है? ये क्या लिखा है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पीओ इज डिस्चार्ज, मतलब जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पीओ इज डिस्चार्ज ये कब माना जाएगा? तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन पे यहां से कनेक्ट करके लिखते हैं, PO is discharged when control is transferred of goods/services। So PO is discharged when control is transferred। तो अब अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंट्रोल क्या होता है और इसको ट्रांसफर कब बोला जाएगा। सो नाउ व्हाट इज कंट्रोल? मैंने आपको इसके पहले कभी बताया हुआ है कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है करके, याद आता है कुछ? हाँ, when you can say that you have a control over a particular asset, is ownership is the criteria? Right to use और right to restrict the use। कभी इंडेक्स 2 में बताया था, या तो आप खुद यूज कर पाते हो या तो कोई यूज ना कर पाए, ये आपके पास राइट है करके। तो कंट्रोल मतलब एक में बोल सकता हूं, और यहां पे राइट टू यूज, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका फिर पूरा आपको एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा। राइट टू यूज और राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज बाय अदर्स, दैट इज राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज। या तो आप यूज कर सकते हो, या तो अगर वो इन प्रोग्रेस है असेट, तो एटलीस्ट आपके पास राइट है कि कोई और ना यूज कर पाए उसको वैसा। अच्छा, नाउ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, मैं वापस पढ़ता हूं, when the PO is discharge, मतलब जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज होगी। अब PO के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस क्या रहेगा? वो अलोकेशन में आ गया है। नाउ PO डिस्चार्ज कब माना जाएगा? व्हेन क्या ट्रांसफर होता है? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ओनरशिप से नहीं है, पोजीशन से नहीं है। इसका मतलब जब हमारे पास राइट टू यूज है, भले हमारे पास लीगल ओनरशिप हो या ना हो, पोजीशन हो या ना हो, मैटर नहीं करता, हमारे पास राइट टू यूज होना चाहिए, राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज होना चाहिए। जैसे हायर परचेस में अगर आप देखने जाए तो अपने पास ओनरशिप होता है क्या? नहीं, बट वी हैव राइट टू यूज, सो वी आर द ओनर्स, और हमारे बैलेंस शीट में आता है वो। नाउ कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, ये कब बोलेंगे? तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे 2 केसेस है। तो ट्रांसफर लिखने के बाद में 2 पार्ट में डिस्कशन को डिवाइड करता हूं। तो वंस यू राइट ट्रांसफर, इट इज प्रेफरेबल इफ यू डिवाइड द पेज इन 2 पार्ट्स। ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ओवर टाइम, और दूसरा हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, कंट्रोल कैसे ट्रांसफर कर हो सकता है? एक ओवर टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप 5 में ओवर टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप कहीं पे कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हो,
उसने आपको कंप्यूटर बेचा, या तो वाटर प्यूरिफायर की बात करते हैं, वो बेचा और आपने उसको पैसा दिया, जो रेवेन्यू कौन रिकॉग्नाइज करेगा? सेलर। अगर उसने वाटर प्यूरिफायर बेचा है तो यहां पे कंट्रोल कब शिफ्ट हुआ है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम? उसी टाइम पे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन उसके अंदर वो जो आपका वारंटी था वो उसी दिन उसको ये दे दिया, या फिर वो सर्विस को स्प्रेड आउट किया? स्प्रेड आउट किया। वो 1 साल के लिए हम वारंटी दे रहे, तो वो क्या हो गया? ओवर अ टाइम। अब आप किसी से कंस्ट्रक्शन का किसी को काम देते हो बिल्डिंग के लिए, तो उस केस में वो आपको बिल्डिंग 4 साल बाद बना के देगा। तो एक्चुअल में जैसे मशीनरी अभी ट्रांसफर हुआ था, वैसे बिल्डिंग 4 साल बाद ट्रांसफर होगा। तो 4 साल बाद माना जाएगा कि एक्चुअल में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, और 4 साल बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, या फिर रेवेन्यू ओवर अ पीरियड माना जाएगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भले उसके पास राइट टू यूज नहीं है, बट राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज है। जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वो बोल सकते हैं कि अभी तो वो यूज करने लायक नहीं है, बिल्डिंग बन रही है, लेकिन उसके साथ क्या किया जाना चाहिए वो बता सकता है, उसके लिए बनाई जा रही है। क्लियर विद दिस? तो देखो, सामने वाले के पास बिल्डिंग का ओनरशिप भी नहीं आया है जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके पास पोजेशन भी नहीं आया है, उसके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी नहीं आए, बट स्टिल ही इज द ओनर बिकॉज ही हैज कंट्रोल, ही हैज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज बाय अदर्स। क्लियर विद दिस? सो नाउ इन दिस केस अब मैं ये बोल रहा हूं कि ओवर टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो ओवर टाइम 3 केसेस में माना जाएगा। मैं 3 केसेस बोलता हूं, वो रहेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा, और ये 3 केसेस नहीं है तो क्या माना जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूं ओवर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो S7 था वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम था, और S9 था जो पॉइंट ऑफ टाइम था। द डे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर, उस दिन रिकॉग्नाइज कर दो करके। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम के डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर ये 3 केसेस रहेंगे तो क्या माना जाएगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करके। अच्छा, तो इसमें 3 केसेस है, एक के नीचे एक हम लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं। इसका हम शॉर्टकट ये कर सकते हैं, शॉर्टकट इसका हम क्रिएट करने वाले हैं। स्मैप करके SMAP वैसा रहेगा, एक SM पहले S लिख देते हैं, फिर M लिखेंगे, फिर AP लिखेंगे। तो पहले A के लिए लिख देना, एक के नीचे एक लिखते जाते हैं। यहां पे एक वर्ड लिख दो चाहिए तो। रेसिडुअल का मतलब समझता है, जैसे अदर सोर्सेस रेसिडुअल होता है, जो कहीं नहीं आता वो कहां पे आता था? आपका अदर सोर्सेस में, इनकम में। वैसे यहां पे अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो बच गया वो कहां पे जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा। तो हमें पहले चेक करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है कि नहीं। अगर वो नहीं सेटिस्फाई होता है तो ये रेसिडुअल। तो चलो पहले S के लिए लिख देते हैं, एंटिटी रेंडर्स सर्विस, entity renders service and customer consumes the service। अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइमल्टेनियस rendering and consumption। साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। अब ये समझते ये क्या है। अच्छा, इसमें 3 केसेस आने वाले। हम लोग पहले एस की बात कर रहे हैं, ध्यान देते जाना। मान लो सर्विस इधर शुरू होता है और सर्विस इधर क्या होता है? खत्म। अगर बीच में जो पर्सन सर्विस दे रहा है वो छोड़ के चले जाए, मैं ये बोल रहा हूं सर्विस एक पॉइंट पे स्टार्ट होता है, सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और ये स्टॉप या फिर एंड्स ओवर हियर, कंप्लीट यहां पे हो जाता है वो सर्विस। नाउ यहां पे अगर बीच में मान लो द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस वो चले जाता है, तो उस केस में अगर नया पर्सन आएगा और अगर उसको यहां से ही सर्विस देनी है जहां से उसने छोड़ा है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन।
मतलब सामने ने जो पहले वाले ने दी थी सर्विस उसने कंज्यूम भी की थी। अगर जो नया पर्सन आता है उसको सर्विस वापस शुरुआत से देनी पड़ रही है, इट इज नॉट साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, टीचिंग की बात करते हैं। मान लो एक फैकल्टी है जिसने आपको मान लो 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए एक सब्जेक्ट के, दूसरा फैकल्टी आएगा तो वापस वो चैप्टर नहीं पढ़ाएगा। 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए, दूसरा फैकल्टी आएगा जो बचे हुए चैप्टर है वो आपको पढ़ाएगा और आपका पोर्शन खत्म होता है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टी है, तो एक ने पोर्शन खत्म किया फिर दूसरे ने आगे का पोर्शन खत्म किया। तो मुझे बताओ इस केस में जो नया फैकल्टी आया था उसको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ा, और ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फर्स्ट वन हैज लेफ्ट। जहां से पहले वाले ने छोड़ा है वहां से वो शुरुआत कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियस कंजम्पशन और रेंडरिंग है, मतलब जो पहले की सर्विस दी गई है वो सामने वाले ने कंज्यूम भी की है एक्चुअल में, तो इट इज साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। समझता है? तो इस केस में अगर मान लो यहां पे ईयर एंड आता है तो आप ये 3 महीने का रिकॉर्ड कर सकते हो रेवेन्यू, बिकॉज आपने सर्विस देने के बाद सामने वाले ने उसका कंजम्पशन भी किया है। तो वॉट एवर सर्विस यू हैव प्रोवाइडेड, अगर टीचिंग का सर्विस है, मान लो कि एक सब्जेक्ट के लिए आपने 4 सब्जेक्ट लिए है और उसके लिए 1 साल लगता है और बीच में ईयर एंड आता है 3 महीने बाद, तो सामने वाला जो क्लासेस है वो 3 महीने का रेवेन्यू बुक कर सकता है। वो उसने 3 महीना पढ़ाया है और उसका वो सर्विस दिया है और उन्होंने कंज्यूम भी किया है बच्चों लोगों ने। तो टीचिंग कौन सा हो गया आपका? साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। समझता है? ऑडिट की बात करते हैं। ऐसा है कि एक ऑडिटर छोड़ के चला गया, तो कैन वी से नाउ दैट कि अपने को यहां से ही काम करना है कि शुरुआत से करना पड़ेगा? तो इट इज नॉट साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। तो इफ आई से टीचिंग इट इज साइमल्टेनियस, ये क्राइटेरिया में आएगा साइमल्टेनियस वाले। इफ आई से ऑडिट इट विल नॉट, इट वोंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अच्छा, इफ आई से नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव, ट्रांसपोर्टेशन का। आप मैप बनाते चलो ऐसे, ये ऐसा इंडिया का मैप रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा कि यहाँ से गुड्स कहीं पे भेजना है, यूएस या फिर कहीं पे भी, या फिर कोई भी एक प्लेस बोल दो, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे स्टॉप भी किया जाता है वो व्हीकल, जैसे कि आप जहाज बोल दो या तो एयरप्लेन बोल दो, वो आया जाता है, एक जगह पे स्टॉपेज होता है फिर वहां से जाता है। अब अगर गुड्स, हमारा काम है गुड्स एक जगह से प्लेस ए से प्लेस बी पे पहुंचाना, बट बीच में सी पॉइंट पे हॉल्ट भी होता है अपना, वहां पे रुका जाता है, फिर वहां से वापस जाता है आगे। तो अगर हमने गुड्स यहां से यहां तक पहुंचाया है, अब आगे अगर हम नहीं कैरी आउट कर पा रहे, अगर हम बोलते हैं सामने वाले को, तो यहां से दूसरा भी सर्विस दे सकते हैं आगे की, हम दूसरे से करवा। अभी ऐसा तो नहीं कि हम हवा में बोलेंगे अब यहां से आगे नहीं जाएगा, कहीं पे हॉल्ट होके ही बोला जाएगा। अब जहाज अगर मान लो पानी में है और पानी में बोल देंगे अब हम पानी में और यहां से हम गुड्स आगे नहीं लेके जा सकते, तो वो सिनारियो कहीं पे रुक के ही हम बोलेंगे कि अब यहां से नहीं रह सकता, अब आगे किसी और को लेके जाने बोल दो, अगर कभी हुआ। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं अगर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस हम दे रहे, तो इज इट साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन? यस, एक जगह पे हॉल्ट आ रहा है फिर वहां से। तो उस केस में ये ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं आपको, इसका मतलब अगर किसी व्हीकल्स को 20 डेज लग रहे यहां से यहां पे पहुंचाने के लिए और उसका 20 लाख रुपया चार्ज हो रहा है, मान लो 5 दिन हो गए हैं और ईयर एंड आ गया आफ्टर 5 डेज, वी कैन रिकॉर्ड रेवेन्यू फॉर 5 डेज। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम होता तो मैटर नहीं करता, सीधा पूरा खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करते थे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ इट। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क चेंज है। पहले खाली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ओवर ए पीरियड जाता था, अभी ये वाला केस भी कवर कर दिया, मतलब कौन सा साइमल्टेनियस कंजम्पशन वाला। तो थोड़ा ये क्लियर है इतना, तो इसको ये निकाल देते हैं यहां से। अच्छा, तो फर्स्ट केस कौन सा है आपका? एंटिटी रेंडर्स सर्विस एंड कस्टमर कंज्यूम्स द सर्विस, साइमल्टेनियस कंजम्पशन। एग्जांपल में मैं क्या लिखता हूं? टीचिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर लिखना हो एग्जांपल, मतलब as in when you prepare the financial statements, it can be quarterly or it can be at the year end. as in when you want to अगर quarterly बना रहा है और तेरे को पता interim financial reporting है,
तो तेरे को बताना पड़ रहा है, तब तू तब बता के बताएगा, तो फिर एक ही काम रह जाएगा अपना, ये मतलब चल सकता है बट अननेसेसरीली यू विल कॉम्प्लिकेट योर बिजनेस, बिकॉज तेरे 1000 कस्टमर है तो हर एक का तो डिवाइड बाय ये करके करते रहेगा। तो इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल व्हेन यू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब तू वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके बता देगा। जैसे अगर तू बिल्डिंग बना रहा है तो तू रोज नहीं बताएगा कि आज 2 ईंट लगाया तो उसका रेवेन्यू बुक करते हैं करके। अरे नहीं, मतलब व्हेन आई से जनरली तू ईयर एंड पे ही देखता है ना, एज एन व्हेन यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कौन सा नहीं आएगा? तो एक ऑडिट नहीं आएगा, वो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है वो, चलो ये हो गया। अब एस के बाद कौन सा आता है? एम। तो चलो एम लिखते हैं। अच्छा, ये एस किसके लिए था? तो अगर वो समझता है, ये एस जो था वो था ये साइमल्टेनियस के लिए आपका। अब एम वाला लिख देते हैं, वेयर customer has a set and entity मतलब हमेशा यहाँ पे कौन रहेगा आपका? सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। doing modification, so M stands for modification। एग्जाम्पल लिख देना। क्या कर रहे हैं? अच्छा ध्यान दो। और एम स्टैंड्स फॉर रूम पेंटिंग। रूम पेंटिंग मतलब आपको किसी का, सबसे पहले वेयर द कस्टमर हैज असेट, इसका मतलब समझो, जब हम सर्विस दे रहे तो असेट किसका है और किसके पास है? कस्टमर के पास। जैसे अगर हम किसी के घर पे पेंटिंग का काम कर रहे हैं, मान लो उसका एक बड़ा सा बंगलो वगैरह है जिसमें 10 रूम्स है, तो कस्टमर हैज असेट एंड हम क्या कर रहे हैं? खाली एज एन एंटिटी मॉडिफिकेशन, उस असेट में चेंजेस कर रहे हैं। तो कस्टमर के पास असेट है, हम लोग वहां पे जा रहे हैं, पोजीशन उसी के पास है, हम लोग वहां पे जाके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो 10 रूम में से 10 रूम का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 2 रूम कर दिया और 8 रूम करना है अभी। तो जो 2 रूम किया है, मैं उसका रेवेन्यू मैं मानूंगा कि अलग से, जैसी 2 रूम हुआ उसका हम बुक कर सकते हैं, बिकॉज वो यूज करना चालू कर सकता है सामने वाला। 2 रूम को कलर कर दिया, फिर आगे का काम वैसा। तो व्हेन द कस्टमर हैज असेट, या फिर मैं इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहा हूं, तो एक बड़े बंगलो का करना है, उसमें से मैंने 2-4 रूम का कर दिया और आगे दूसरा काम कर रहा हूं, तब तो कोई दूसरा वाला यूज कर सकता है। तो ये भी एक तरीके से साइमल्टेनियस में ही आ गया कि जैसे जैसे काम होगा वो सामने वाला यूज कर सकता है उसको। तो इस केस में भी जैसे जैसे मेरी सर्विस जाएगी, आई कैन रिकॉर्ड द रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा करके, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का वेट नहीं करने का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। मतलब एनहांसमेंट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, व्हेन आई से मॉडिफिकेशन इट इज नथिंग बट एनहांसमेंट, मतलब उस प्रॉपर्टी में कुछ तो वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, तो ये था एक रूम पेंटिंग का। अब आते एक थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड वाला क्या लिखा था? मैप ऐसा कुछ था, तो पहले था ये, अब यहां पे क्या आएगा? ए पी। जरा 4 लाइन लिखते हैं इसके अंदर और फिर समझते हैं। इफ द एंटिटी इज making a product which has no alternative use and for the seller and the entity is entitled to a
pro rata compensation. If work terminated midway. अब इसको समझते, लिख के हो गया इतना? समझना, अभी तक हम लोग ने एस और एम, एस में क्या कवर किया? साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन, एम में था मॉडिफिकेशन ऑन द असेट विच इज देयर विद कस्टमर. ओके, नाउ द थर्ड वन इज ए स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव यूज एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रो रेटा पेमेंट करके. नाउ अंडरस्टैंड, इफ आई से यहाँ पे ये है एंटिटी और यहाँ पे ये कस्टमर हु विल अप्लाई द स्टैंडर्ड एंटिटी. एंटिटी इज रेंडरिंग सम सर्विस और सर्विस टू द कस्टमर. ओके, अब ये जो सर्विस दे रही है ये अपना क्या हो गया? पीओ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. इसमें हम सामने वाले को क्या बना के दे रहे हैं? मान लो सैटेलाइट बना के दे रहे हैं. तो अगर हम सैटेलाइट बना के दे रहे हैं और ये सैटेलाइट ऐसा है कि हम जिस कंट्री को बना के दे रहे हैं तो वो उसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना के दे रहे हैं. अगर इस पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट मिडवे टर्मिनेट किया तो सैटेलाइट का हमारे लिए और कोई एज इट इज यूज नहीं रहेगा, मेजर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. बिकॉज कोई दूसरी कंट्री को अगर मैं सैटेलाइट सप्लाई करूंगा तो उनका डिजाइनिंग अलग रहेगा, तो उसके लिए मेरे को उसके अंदर बहुत सारे मेजर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे. हर एक का अपना अपना डिजाइन अलग अलग होगा. तो उस केस में मुझे बताना, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिडवे टर्मिनेट हो जाता है फॉर द सेलर, मतलब द वन हु इज एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज एंटिटी. एंटिटी इज नथिंग बट सेलर. फॉर मी उस सैटेलाइट का कोई प्रैक्टिकल यूज है अभी नहीं, बहुत बड़ा मेजर मॉडिफिकेशन होगा. इट इज लाइक एक नया बनाना पड़े वैसा. एंड ऐसा है उसके अंदर कि अगर बीच में सामने वाला पार्टी, ये जो कस्टमर है, अगर कैंसिल करता है बिकॉज ऑफ एनी चेंज इन प्लान, देन दे हैव टू पे मी प्रो रेटा. प्रो रेटा इन द सेंस कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा कि 100% काम होगा तो इतना रुपया दिया जाएगा. तो अगर 20% तक काम किया है और सामने वाला टर्मिनेट करता है तो उसको मेरे को 20% काम का उतना रुपया देना पड़ेगा. या तो मेरा कॉस्ट प्लस मार्जिन जो भी रहेगा, आई जनरली चार्ज 20% ऑन माई कॉस्ट, तो आई विल से दिस इज माई कॉस्ट, आई हैव इनवॉइसेस, यू हैव टू पे मी प्लस 20%. प्रो रेटा मतलब कि काम के हिसाब से पैसा देना. अच्छा, तो इन दैट केस ऑल्सो इवन ये अपना इसके तरह हो गया, अपना बिल्डिंग की तरह भी मैं बोल सकता हूं. किसी के लिए मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, अब यहां पे मैं नो अल्टरनेटिव यूज की बात करूं ना, तो नो अल्टरनेटिव यूज पे एक होता है प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल यूज और नो कॉन्ट्रैक्चुअल यूज. अभी कॉन्ट्रैक्चुअल यूज क्या होता है? मान लो मैं किसी के साथ कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना रहा हूं, किसी के लिए, जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऐसा मेरे लिए कोई दूसरा कस्टमर भी है जो मेरे से खरीद सकता है. बट मैंने एक को ही बोला है कि मैं तेरे को गुड्स बेचूंगा 10 करोड़ में, दूसरा आके बोलता है उस प्रोडक्ट के लिए मैं 15 देने के लिए रेडी हूं. कैन आई सेल दैट प्रोडक्ट टू हिम? No, because I am contractually obliged that I have to deliver this product to that person only, first party. It means there is no contractual use. मैं चाहते हुए भी नहीं देख सकता because there is a contract. जब तक सामने वाला फेलियर नहीं करता, तो नो यूज में या तो इट कैन बी प्रैक्टिकल यूज कि वो मेरे को यूज ही नहीं है, या तो दूसरा इट कुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल की बिकॉज पहले के साथ बात हुई, जब तक वो ना नहीं बोलता कुछ ये नहीं होगा. और एक चीज प्रो रेटा का बोला गया है. प्रो रेटा मतलब ही समझ में आता है कि साइमल्टेनियस काम चल रहा है, कि काम के हिसाब से पैसा मिलना. समझता है यहां तक? तो कितनी कंडीशन है? नो प्रैक्टिकल, नो अल्टरनेट यूज, और दूसरा क्या है? प्रो रेटा. अब इसकी वजह से क्या हुआ ये देखना. मुझे बताना, अगर मैं कोई मशीन बना के बेचता हूं, इफ आई सेल एनी मशीन, और उसको बनाने के लिए मुझे 3 साल लगते हैं,
एस के हिसाब से क्या होता, मशीन तीसरे साल में रिकॉग्नाइज होता, बिकॉज AS7 was applicable for construction contracts and AS9 was applicable on other contracts. So मशीन को बनाना is not a construction, बिल्डिंग बनाना is construction activity, it was defined. तो मशीन बनाना ये कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं मानी जाती थी. तो उस केस में अगर मैं 3 साल में मशीन बना के दे रहा हूं तो AS9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बुक होता था पॉइंट ऑफ टाइम में, कि 3 साल खत्म होने के बाद. मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है, 3rd ईयर में. बट वो गलत था, बिकॉज खर्चा तो 3 साल में हुआ है, मेहनत तो 3 साल की लगी है, इसलिए ये सेकंड में बोला गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा. मतलब अभी खाली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, आपको मशीन बनाने के लिए भी, शिप बनाने के लिए, कुछ भी चीज बनाने के लिए एक लंबा टाइम लग रहा है, तो उस केस में वो इसमें आ जाएगा. क्लियर होता है इतना? तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, एक चीज और मैं बोल रहा था, जरा देखना. मान लो बिल्डिंग बनाने का काम मिला है और सामने वाला पेमेंट कैसे करेगा? ठंडी लग रहा है क्या, या नींद आ रहा है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कॉस्ट प्लस क्या लिखा है मैंने, मार्जिन. इट मीन्स समवेयर इफ इट इज मिडवे इट इज टर्मिनेटेड आई विल गेट सम अमाउंट. तो मुझे बताओ मेरे काम के हिसाब से मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दैट इज प्रो रेटा. बट मान लो ऐसा फिक्स हो जाता है कि पैसा कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है 100 करोड़ और आपको हर महीने महीने 10 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़. तो इस केस में मुझे काम के हिसाब से पैसा मिल रहा है या एक फिक्स्ड अमाउंट है? फिक्स्ड है, जो हर महीने मिलेगी. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 3 महीने तक मैं कुछ काम ही ना करूं और मैं मेरा काम एक्चुअल में 4th मंथ से चालू करूं, या फिर 1 महीने में बहुत ज्यादा काम हो, दूसरे महीने में कम काम हो, कम ज्यादा हो सकता है. तो यहां पे अगर जो पेमेंट हो रहा है वो फिक्स किया गया है, देन इट इज नॉट प्रो रेटा. इट मीन्स इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ असेट विच इज जनरली टेकिंग अ लॉन्गर पीरियड for which you don't have any use, but if the payment is made fixed, then वो point of time में ही जाएगा, because आपको काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, करते जा रहे हो, एक फिक्स मिल रहा है. तो आपका रेवेन्यू सीधा जब पूरा काम खत्म होगा तभी रिकॉग्नाइज होगा, तब तक रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेवेन्यू जो हर महीने मिल रहा है, और सीधा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब अनअर्न्ड का अर्न्ड हो जाएगा. और क्लियर है यहां तक? तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं. अच्छा, और अगर ये तीनों केसेस में कुछ भी चीज नहीं आता तो पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा उसी दिन, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब डिस्चार्ज होने से पहले जो टाइम लग रहा है उसमें हम लोग स्प्रेड करेंगे रेवेन्यू को, और पीरियड ऑफ टाइम में स्प्रेड होगा, पॉइंट ऑफ टाइम में वन शॉट में रिकॉर्ड होगा, स्प्रेड नहीं होएगा. अच्छा, तो इतना करने के बाद चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन 44 पे आते हैं. इवन इसमें भी मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो क्या क्या होगा वगैरह, वैसा थोड़ा और आगे आने वाले, लेकिन अभी पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं. मैंने अभी तक आपको खाली ये बताया है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तो एक ओवर ए पीरियड होगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, लेकिन अब एक्चुअल में जब होगा तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसके भी कुछ मेथड्स है. जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कैसा था वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाला, वैसा कुछ इधर भी है. बट उसके पहले ये तो समझ लेते कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ मेथड का जरूरत है क्या? नहीं. जिस दिन डिस्चार्ज उस दिन रेवेन्यू सीधा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये है स्प्रेड करना है तो करना कैसे है, कौन सा रेशियो वगैरह रहेगा, वो थोड़ी देर बाद. पहले अभी ये देखते कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है. सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं.
देखते हैं क्या लिखा गया है 44 में। तो उसमें लिखा है कि देर इज मिनीटेक लिमिटेड इज अ पेरोल प्रोसेसिंग कंपनी। सो देर इज वन कंपनी नोन एज मिनीटेक लिमिटेड एम, और ये कुछ कस्टमर को अपने सर्विस देती रहेगी पेरोल प्रोसेसिंग का। आपको पता ही रहेगा अभी पेरोल प्रोसेसिंग क्या है करके, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का वो डेटा वगैरह पूरा ये करके देना। मिनीटेक लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड फॉर 1 ईयर। तो अपना कस्टमर है एबीसी लिमिटेड, जिसको हम 1 ईयर का सर्विस देने वाले हैं, कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपके एम्प्लॉयज़ का सारा हम कैलकुलेशंस वगैरह करके देंगे। अच्छा ठीक है, हम कौन है, इंडेक्स 115 किसके ऊपर लगेगा, एम पे या एबीसी पे? मैं खुद एम पे लगेगा ना। एम हैज टू डिसाइड कि पेरोल प्रोसेसिंग, अभी देखो पीओ क्या हो गया, तो पेरोल करके देना, और उसके बदले में क्या मिलेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस। अब तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, यहां पे तो अलोकेशन की बात नहीं आती। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ विल यू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, और वो स्प्रेड करेंगे। वैसे आपको लॉजिक नहीं लगता है स्प्रेड करेंगे, बट अगर मैं रूल के हिसाब से बोलूं तो मान लो 2 महीने बाद पेरोल ये एम लिमिटेड बोलते हैं अभी हम आगे काम नहीं करेंगे, 2 महीने बाद टर्मिनेट करेंगे, तो क्या आगे का जब काम किसी और को दिया जाएगा मिडवे टर्मिनेट होने के बाद, तो वापस वो पहले महीने से करेगा या आगे का करेगा, आगे का पेरोल करेगा। तो इफ मिडवे कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, दूसरा पार्टी जो आएगा एम के जगह पे वो आगे से कंटिन्यू करेगा। इट मींस पहले वाला जो सर्विस दिया था उसका कंजम्पशन हो गया था देने के साथ, दैट इज साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज साइमल्टेनियस कंजम्पशन है। यहां पे क्या सेटिस्फाई हुआ है मालूम है आपका, यहां पे आंसर है आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ओवर अ टाइम। रीजन अगर मैं ब्रैकेट में खाली शॉर्टकट में लिखा हो, बिकॉज इट इज साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन। फिर ये अच्छे से कैसे लिखना है वो आपको ऐसा बता दिया जाएगा कि ये 3 केसेस है, उसमें से इन द अबव क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर इट शुड बी रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर 115 ऐसा। हाँ तो ही हम आपको पेमेंट देंगे फॉर द होल ईयर। अच्छा, ऐसा सपोज एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा क्लॉज वैसे रहेगा नहीं। वंस यू डू द मंथली वर्क यू आर गोइंग टू गेट पेड। अच्छा फिर भी बोल दे चल कि साल के एंड में ही पैसा मिलेगा या मंथली देंगे वो लोग, मतलब देंगे मंथली, अगर बट अगर आपने मिडवे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा सपोज, तो वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। स्टिल इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। We are not looking at the third condition. We are looking at the first criteria as of now. अगर थर्ड क्राइटेरिया वाली बात होती तो बात अलग होती। जिस दिन रीपेमेंट होगा ना उस दिन रिवर्सल होगा। अब देख कभी भी रिवर्सल तो हर जगह पे होता है, इवन शेयर बेस्ड पेमेंट हो या कुछ भी हो, यू जस्ट एस्टिमेट दिस। यहाँ पे तूने 1 महीने का काम किया, तुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ, दूसरे महीने का वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। अब अगर तुझे पहले का वापस देना पड़ा मतलब रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ेगा तुझे। और जनरली ऐसा नहीं होगा कि जो पहले का काम किया उसका भी पैसा जनरली मांगेगा। देयर कैन बी अ पेनल्टी बट पूरा पैसा तो शायद नहीं मांगेगा, बिकॉज लॉजिकली ऐसा भी लगता है कि 4 महीने का काम है, हाउ कैन ही आस्क फॉर एंटायर 12, बट स्टिल अगर वो मांगता है देन द रेवेन्यू शुड बी रिवर्स्ड। अगर सर ईयर के एंड में देंगे तो पूरा लमसम अमाउंट काम का पूरे ईयर के एंड में देंगे। स्टिल इट इज, मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, वी आर नॉट लुकिंग एट द थर्ड कंडीशन एज ऑफ नाउ। अभी इसके लिए साइमल्टेनियस कंजम्पशन चल रहा है। अब मैं क्या बोलता हूं, टीचिंग में स्टूडेंट से फीस तो पहले ही दिन ले लेते हैं, तो पैसा कब मिल रहा है ये मैटर ही नहीं है, साइमल्टेनियस कंजम्पशन है कि नहीं ये मैटर है। वी आर नॉट recording like transaction based on received basis but accrual basis.
So flow of money doesn't matter when I am looking at first and second condition. Only if it is a third condition, it should be pro rata. थोड़ा क्लियर नहीं? तो टीचिंग में ऐसा थोड़ी अभी पहले दिन पैसा मिल गया तो क्या मैं पहले दिन पूरा रिकॉर्ड कर लूं? क्या नहीं, सर्विस जैसे जैसे जाएगा, पहले दिन आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड, फिर जैसे जैसे महीना या फिर बीच में ईयर एंड आएगा उस हिसाब से हो जाएगा. कुछ डाउट आता है क्या या क्लियर है ना? अच्छा ठीक है. तो 44 के बाद आते हैं हाँ 45 पे आते हैं. मेरे हिसाब से तुमको आ जाना चाहिए 45. 3 कंडीशन है ढूंढने का. पहले साइमल्टेनियस है क्या, दूसरा आपका मॉडिफिकेशन एट कस्टमर्स प्लेस, और थर्ड नो अल्टरनेटिव यूज एंड प्रो रेटा वाला. दोनों कंडीशन साथ में होना चाहिए लेकिन वो थर्ड वाले में एपी. क्वेश्चन 45 पढ़ के जरा पहले आप बता दो, एक बार देखते हैं कि आपको कितना वो क्लियर होता है, बिकॉज आई फील दैट यू कैन लाइक आंसर द क्वेश्चन. टी एंड लिमिटेड इज अ लॉजिस्टिक कंपनी. ठीक है, तो लेट मी राइट दिस. टी एंड एल लिमिटेड, द लॉजिस्टिक कंपनी दैट प्रोवाइड्स इनलैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. ठीक है, तो यहाँ पे देर इज अ कस्टमर टू whom which services are provided, transportation. दिस इज पीओ एंड कस्टमर का नाम है एच लिमिटेड होराइजन लिमिटेड. ठीक है, एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ये लिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड्स फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका थ्रू सीओ के. द वॉयज मतलब जो व्हीकल है, अगर जहाज अगर पानी के थ्रू से जा रहा है और वो हवाई जहाज अगर वो एयर के थ्रू से जा रहा है तो एयरप्लेन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 20 days मुंबई टू कोलंबो. तो ठीक है, मुंबई से कोलंबो के लिए वो 20 दिन लगेगा. TL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग द गुड्स फ्रॉम मुंबई टू कोलंबो पोर्ट. तो मुंबई से लेकर अपने को कोलंबो तक लेके जाना है. ट्रांसपोर्टेशन मुंबई से लेके कोलंबो तक करना है, M2C. 20 days it will take. Now whether TL's performance obligation is met over a period of time or not. So if I say in between year end आता है, I can record the revenue. पूरा 20 दिन I don't have to wait for. 5 दिन का सर्विस जाता है, because somewhere if I गुड्स को रख देता हूँ होल्ड पे और बोलता हूँ कि आगे से किसी और को ढूंढना, बिकॉज आई एम नॉट केपेबल, तो वो कर सकता है. वो वापस बॉम्बे गुड्स आएगा और वापस जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो देर इज अ साइमल्टेनियस कंजम्पशन एंड रेंडरिंग, दैट्स व्हाई इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं खाली लिख देता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो ओवर अ टाइम. ओवर अ टाइम जाएगा बिकॉज क्या सेटिस्फाई हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एस. एस का मतलब है साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन. अच्छा 44 45. तो 44 में याद रखना, 44 में क्या था, पेरोल. पेरोल मतलब क्या आ जाएगा, ओवर अ पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड. व्हेन आई से ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज आल्सो ओवर अ पीरियड. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. देयर आर 57 टोटल क्वेश्चंस इन दिस स्टैंडर्ड. ऊपर का लिखना था, सॉरी. ठीक है, टोटल 46 नहीं हुआ है, वो आगे पीछे बट ऑलमोस्ट हो जाएगा अभी. वैसा आपको आईपीसी से में टोटल मिला के 57 क्वेश्चन रहेंगे एएस के, सारे एएस मिला के. ओके, इसमें आपका एएस सब आ गया. अभी 46 पढ़ते, चलो क्या लिखा है जरा देखते हैं. AFS Limited is a risk advisory firm and enters into a contract with company. ठीक है, तो लिखते ही जाता हूँ जिसे समझ में आए. There is one company known as AFS which provides some services to the risk advisory firm है, और ये किसी कंपनी को मतलब एक कस्टमर को सर्विस देती है. अब क्या सर्विस देती है देखते हैं. WBC Limited to provide audit services, और सॉरी ये कस्टमर का नाम ही दे दिया है WBC लिमिटेड, जिसको हम कौन सी सर्विस दे रहे हैं, टू प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज. तो AFS लिमिटेड प्रोवाइड्स ऑडिट सर्विसेज टू WBC लिमिटेड विच इज अ कस्टमर, दैट रिजल्ट इन AFS इशूइंग ऑडिट ओपिनियन टू द कंपनी. आई होप आपको पता है ऑडिट में क्या होता है. तो ऑडिट करने के बाद ओपिनियन विच शुड बी ट्रू एंड फेयर. ऑडिट ओपिनियन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4. अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर. ठीक है, बट वो अपना पार्ट नहीं है. आगे, इफ the company wants to terminate the
consulting contract for the reasons other than entity's failure to perform as promised. The contract requires the company to compensate the risk advisory firm. मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, कस्टमर और WBC लिमिटेड. मैं वापस वहां से पढ़ता हूं चाहिए तो. इफ द कंपनी वांट्स टू टर्मिनेट द कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीजंस अदर देन एंटिटीज फेलियर टू परफॉर्म एज प्रॉमिस्ड. किसका परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन था? तो AFS का. तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है. रीजंस आर अदर देन दिस एंड द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू कॉम्पनसेट द रिस्क एडवाइजरी फर्म. तो उस केस में अगर हम कैंसिल करते तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. किसको? AFS लिमिटेड को. कि मतलब 2 या 4 महीने में मान लो बिकॉज ऑफ एनी रीजन हमको टर्मिनेट करना पड़ रहा है. आगे, एंड फॉर इट्स कॉस्ट इनकर्ड प्लस अ 15% मार्जिन. और जब टर्मिनेशन होगा तो AFS लिमिटेड को क्या मिलेगा? कॉस्ट प्लस 15% मार्जिन. जो भी एक तरीके से बोलूं प्रो रेटा पैसा मिलेगा उसके काम का, जितना भी उसने काम किया है. दैट अप्रोक्सीमेट द प्रॉफिट मार्जिन दैट एंटिटी अर्न्स फ्रॉम द सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट. मतलब दूसरा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेती तो जितना भी टाइम डाला है प्लस मार्जिन मिला के जो बनता है, मतलब उतना पैसा मिलेगा. कितने घंटे का काम किया था तो प्लस इतना मार्जिन करके. और वेदर रिस्क एडवाइजरी फर्म परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. तो ऑलवेज यू नीड टू चेक फॉर 3 क्राइटेरियाज. फर्स्ट, इज इट साइमल्टेनियस रेंडरिंग एंड कंजम्पशन? नो. AF ऑडिट करना ये साइमल्टेनियस नहीं है बिकॉज मिडवे इफ यू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट द न्यू ऑडिटर विल नॉट रिलाई ऑन द प्रीवियस ऑडिटर. ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. सेकेंड क्राइटेरिया, मॉडिफिकेशन. क्या हम कंपनी में जाके उसके कोई असेट पे या फिर इस पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्या? नहीं. सो द थर्ड क्राइटेरिया में 2 चीजें हैं. नो ऑल्टरनेटिव यूज. हमने जाके ऑडिट किया, मिडवे टर्मिनेट हुआ, अब उस ऑडिट का मेरे को कुछ ओपिनियन का यूज है क्या? नहीं. इट इज स्पेसिफिक टू दैट कंपनी ओनली. क्या वही ओपिनियन किसी और को चिपका सकते? दूसरे कंपनी को नहीं बोल सकते कि ये कंपनी खराब है. उसी ओपिनियन के उसी कंपनी के लिए था स्पेसिफिक. प्लस क्या मुझे पेमेंट भी प्रोरेटा मिल रहा है क्या? यस, मेरे काम के हिसाब से मुझे वो लोग पैसा दे रहे हैं. सो इन दिस केस ऑडिट सर्विसेज आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्राइटेरिया बट बिकॉज ऑफ थर्ड क्राइटेरिया. तो मैं लिखते जाऊं तो साइमल्टेनियस नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं है, A एंड P satisfied. Therefore ये एकदम नटशेल में, ये आपको एकदम लिखने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा कि 3 कंडीशन में से फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट सेटिस्फाइड बट because audit opinion does not have any other use, no alternate use for the AFS limited and company is getting paid at the rate of for the rate for at which it has done the work वगैरह वैसा. इट इज लाइक कि एग्जाम के पहले आपको ये एक बार देख के ऐसा जाओगे तो भी ठीक है, फिर उसके मन से आप थोड़ा भी बना सकते हो बट आपको फेयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. अभी कौन सा किया हम लोगों ने? 46. तो अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं 44, 45, 46. 44 था एस पे, दैट इज पेरोल. 45 था ट्रांसपोर्टेशन एस पे. उसके बाद 46 ऑडिट वाला था एपी पे. कनेक्ट होता है वैसा, मतलब एक समरी बनाएंगे तो ये क्वेश्चन इधर मतलब सीधा एक समरी बन जाएगा, बस वही देखना रहेगा. अब आते हैं 47 के ऊपर, क्या लिखा है जरा देखते हैं. और 47 में देखना क्या लिखा है. तो 47 लेट्स रीड इट आउट. व्हाट इज रिटन इज स्पेस लिमिटेड एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद गवर्नमेंट एजेंसी. अच्छा, इट इज प्रेफरेबल इफ वी राइट द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 47. अच्छा, व्हाट इज रिटन इज स्पेस लिमिटेड एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद गवर्नमेंट एजेंसी. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्पेस, जो जिसका कस्टमर कौन है? गवर्नमेंट. वो उसको कुछ सर्विस दे रहा है. और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस सैटेलाइट, हम लोग सैटेलाइट बना के दे रहे. और तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि जो हमारा पीओ है वो क्या है आपका? सैटेलाइट बना के देना है. ऑल्दो द स्पेस लिमिटेड इज इन द बिजनेस
फॉर बिल्डिंग सच सैटेलाइट्स फॉर वेरियस कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में बहुत सारे आपके वो ISRO जैसे इंडिया का है, नासा है, तो इनको हम बना के देते हैं। तो लेकिन आगे लिखा है हाउएवर द स्पेसिफिकेशन फॉर ईच सैटेलाइट में वरी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट तरह के आते हैं, तो उसमें से वो ऐसा नहीं कि अभी इससे एक्चुअली मुझे बताओ ये लाइन का मतलब क्या वो बता रहा है, नो अल्टरनेटिव यूज। प्रैक्टिकली हम उसको यूज नहीं कर सकते अगर टर्मिनेट हुआ तो सीधा थर्ड कंडीशन को हिट करता है वो। इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन कंपनी हैज टू इन्फोर्स द पेमेंट फॉर वर्क कंप्लीटेड टिल टू डेट। टू डेट मतलब जहां तक काम किया है वहां तक का उसको पैसा मिलेगा, जहां तक काम किया वहां तक मतलब क्या होता है, प्रो रेटा। So in that case, evaluate if the company will qualify for satisfaction of performance obligation over a period of time. Yes, because इसके लिए क्या होगा, A, no alternative use, no alternative use, और उसके बाद P, pro rata, because right to enforce payment, राइट टू इन्फोर्स उन्होंने लिखा था, इन्फोर्स पेमेंट अप टू डेट। अप टू डेट मतलब जहां तक काम किया है, अप टू डेट वहां तक का, विच इज प्रो रेटा। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस आई कैन कंक्लूड दैट नाउ इट इज व्हाट, ओवर टाइम। अभी ओवर टाइम है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ओवर टाइम में इतना पता चला, मतलब कितने टुकड़ों में उस स्टेप्स को डिवाइड किया गया जो 5 स्टेप्स थे करके। क्या हुआ, AC रिमोट उधर है, बोलो, बंद करता हूं, पॉज करता हूं, बोलो। 48 देखते हैं क्वेश्चन। हाँ अच्छा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ABC Limited enters into a contract with customer to build an item of equipment। अच्छा ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं there is one company ABC Limited जो किसी कस्टमर के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाने वाला है। ओके आगे पढ़ते, इक्विपमेंट बनाएगा और आगे लिखा है द कस्टमर पेज 10% एडवांस एंड देन 80% इन इंस्टॉलमेंट्स एंड 10% ईच ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा मतलब वापस अगर मैं पढ़ूँ, ऑब्वियसली कस्टमर को इक्विपमेंट मिल रहा है तो इसको क्या देना पड़ेगा, पैसा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस। और ट्रांजेक्शन प्राइस कितने पार्ट में डिवाइड करके दे रहा है, 3। इनिशियली 10% देगा पहला, फिर 80% इंस्टॉलमेंट्स रहेगा और 80% का इंस्टॉलमेंट 10 करके 8 में डिवाइडेड रहेगा, और 10% इज रिटेंशन, पूरा काम खत्म होने के बाद एंड में देगा वो। तो वैसे वो 100 का पेमेंट करेगा, 10% ओवर द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड विद 10% पेबल एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। दैट 10% इज नथिंग बट एक्चुअली रिटेंशन मनी जो होता है। रिटेंशन मनी पे भी बात हुई थी हमारी। अच्छा मैं खाली पूछ रहा हूँ, रिटेंशन मनी रहेगा तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो या नहीं होता? नहीं होता है, याद आता है ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, तो चलो। फर्दर इफ द कस्टमर टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द पेमेंट्स मेड। इसका मतलब मान लो 4 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, तो 4 महीने तक जो पैसा मिला था, डू वी हैव टू रिफंड दैट? नो, वी कैन कीप दैट विद अस। ओके, द कंपनी विल हैव नो फर्दर राइट टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम द कस्टमर। और कोई हमारे पास पैसा मांगने का राइट नहीं है कि हमारा काम ज्यादा हुआ या कम हुआ है। जो भी पैसा मिला है काम का, उसने टर्मिनेट किया, अपने पास रखो पैसा, ना मांग सकते ना अपने को रिटर्न देना उसको पैसा। Evaluate if the contract will qualify for the construction of performance obligation over a period of time or not। तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, बिकॉज साइमल्टेनियस ऐसा कुछ बोला नहीं है इसके अंदर। दूसरा आपका सीधा आपका अगर मैं बोलूं AP वाला, there can be no alternative use because of contractual obligations, but if I talk about pro rata,
तो नो अल्टरनेटिव का तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर मैं प्रोरेटा देखूं तो भी आपको समझ में आता है कि फिक्स्ड है, मतलब मैंने 3 महीने में 30% काम किया हो, 40 किया हो या कुछ भी किया हो, पैसा फिक्स्ड है। तो पैसा प्रोरेटा काम के हिसाब से नहीं है, तो काम के हिसाब से नहीं है, काम के हिसाब से पैसा होता है तो काम के हिसाब से बुक करने का रेवेन्यू, यहाँ पे फिक्स्ड पैसा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट इन टाइम करके। ए एंड पी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए होता है नो ऑल्टरनेटिव यूज करके। लेट अस अज्यूम, क्वेश्चन साइलेंट है पर मान लो अज्यूम करता हूं नो ऑल्टरनेटिव यूज। स्टिल आई कैन से दैट जो पीओ है सॉरी पीओ नहीं, यहाँ पे ये जो प्रोरेटा नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर पॉइंट इन टाइम करके